बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुखातिब हूँ। वीलॉग की तरफ जाने से पहले आलिया हमज़ा साहिबा के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी रिहाई का जो रोबकार है वो जारी कर दिया गया है और इस वक्त वो जेहलम जो जेल है वहाँ पर कैद हैं। पहले अडयाला जेल भेजा गया था उन्हें उस दिन जब उनको जुडिशल किया गया था, लेकिन अडयाला जेल के अंदर जगह की कमी के बायस उन्हें फिर जेहलम जेल जो है वो भेज दिया गया था। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि उनकी ज़मानत उस केस में हो चुकी है। पत्थर मारने का केस था और हुल्लड़बाजी का सिर्फ केस था और जज साहब ने ज़मानत नहीं दी थी। हालांकि उसी केस के अंदर मौजूद मज़ीद जो दो मुलजमान थे उनको रिहा कर दिया गया था और ज़राए के मुताबिक उन दो मुलजमान के जो ताकतवर लिंक्स होने की वजह से उनकी तो डिस्चार्ज हो गए थे मुकदमा से, लेकिन आलिया हमज़ा समेत तो मज़ीद जो दो यूथ के नौजवान थे उनको जेल भेज दिया गया था, जुडिशल कर दिया गया था। अब मामला यह है कि आलिया हमज़ा की रिहाई क्या मुमकिन हो पाएगी या नहीं। जिस दिन ये मामला हुआ था उनकी गिरफ्तारी का, उस रात मैंने ट्वीट किया था, आपको बताया था कि पंजाब के अंदर जिस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान फूंकी है, उसके बाद पंजाब की जो हुकूमत है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा और बाकी जो सिस्टम है, वो नहीं चाहता कि पंजाब के अंदर इस तरह की कोई दोबारा से तहरीक इंसाफ सर उठाने लगे। तो आलिया हमज़ा साहिबा की गिरफ्तारी जो है वो इसलिए की गई है कि अब कुछ अरसा शायद उन्हें अंदर रहना पड़े। ये चंद हफ्तों से बढ़कर चंद महीनों तक भी मामला जा सकता है। अब आलिया हमज़ा साहिबा की जेहलम से इस केस के अंदर तो शायद रिहाई हो जाए, लेकिन किसी दूसरे केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। एक तो 9 मई के हवाले से केस है रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, क्योंकि गुज़श्ता पेशी के ऊपर वो पेश नहीं हो पाई थी और उनसे रिकॉर्ड मंगवाया गया था कि आप रिकॉर्ड पेश करें, क्योंकि आलिया हमज़ा ने अदालत को ये बताया था कि लाहौर में भी उसी दिन अदालत के अंदर पेशी थी, वो वहाँ पर पेश हुई थी, जिसकी वजह से वो रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हो सकी। तो अदालत ने, पिंडी की अदालत ने उनको कहा था कि आप वो रिकॉर्ड जमा करवाएं। अगर तो वो कल रिकॉर्ड अदालत में आ जाता है, अदालत मान लेती है, तो उनकी ज़मानत उसमें भी कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि आलिया हमज़ा की रिहाई कल तक शायद ना हो और जब उधर से ज़मानत खारिज हो जाए तो फिर 9 मई के केस में शायद उनको दोबारा गिरफ़्तार करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ये इस वक्त आलिया हमज़ा तो बहुत जल्द, जैसे लोग कह रहे थे कि वो बाहर आ जाएंगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो जल्द बाहर आ जाए। कुछ सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि आलिया हमज़ा को अब मज़ीद कुछ हफ्तों से टाइम ज़्यादा ही हो जाए और कुछ महीनों तक उन्हें दोबारा से जेल के अंदर रहना पड़े। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक एक तरीका है कि एक केस से निकालो दूसरे केस में पकड़ लो, दूसरे से निकालो तीसरे में पकड़ लो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई के केसेस के हवाले से 4 माह में फ़ैसला देने के अहकामात जारी किए हैं ट्रायल कोर्ट को। लेकिन ये ट्रायल कोर्ट से नहीं पूछा कि क्या इनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद भी हैं या नहीं है। चले ट्रायल के अंदर भी होंगे, लेकिन एक एक बंदे के ऊपर 20-20 मुकदमात हैं, अलग अलग शहरों में एक एक ही दिन पेशियाँ हैं, वो कैसे ट्रायल में पेश होंगे। तो इस बारे में भी ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हैं पंजाब की, वहाँ से तमाम तर जो सिफारशात हैं वो इकट्ठी कर रही है और बेशतर जो सिफारशात आई हैं वो ये आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 माह में फ़ैसला देने और ट्रायल मुकम्मल करने के फ़ैसले पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये ग्राउंड के ऊपर पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। तमाम अदालतों की तरफ से ज़राए के मुताबिक ये सिफारशात आ रही हैं इसी तरह की। बहरहाल ये आलिया हमज़ा साहिबा का मामला था, लेकिन इसके ऊपर बेसिकली तो मामला तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान जब तक बाहर नहीं आते, जब तक या तो इमरान खान डील नहीं करते या फिर इमरान खान जीत कर बाहर नहीं आते, क्योंकि ये जंग है आपसी, और जंग कोई हुकूमत या किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। इमरान खान की जंग रूल ऑफ लॉ के लिए है और इस वक्त जो रुकावट है वो इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद चंद अफराद हैं। तो ये सिलसिला तो वहाँ तक जा रहा है। दूसरा, इससे याद आ गया मुझे कि जो एहतजाजी तहरीक का एक सिलसिला शुरू होने वाला था छोटी ईद के बाद, वो रुक सा गया। इंतज़ार किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मौलाना के साथ इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन चोरी पर दोनों जमातें, तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातें जो इस वक्त हैं वो एक ही पेज के ऊपर हैं। मौलाना भी इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं और उनका और तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी का वो चोरी हुआ है और उस चोरी शुदा मैंडेट के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाना है, तहरीक चलानी है, वो दोनों चलाना चाहते हैं। लेकिन दोनों का जो इत्तेहाद है ना,
उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट बने हैं मेरे ज़राए के मुताबिक, या जो मैंने चीज़ें देखी हैं समझी हैं उसके मुताबिक, वो अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती साहब हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो अलायंस है तमाम तर, उसने मौलाना साहब को साथ अपने मिलाना था, और मौलाना को मिलाने के लिए तासुर जो है वो ये दिया जा रहा था कि हम ये इलेक्शन जो चोरी हुआ है, जो एस्टैब्लिशमेंट ने चोरी किया है, इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, उसके खिलाफ है। लेकिन फिर सवाती साहब का बयान आता है, और अली अमीन गंडापुर भी एक दो इंटरव्यूज़ में ये कह देते हैं कि जी बातचीत हो रही है, हम इमरान खान की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं। सवाती साहब ने तो कुरान पर हल्फ तक दे दिया, लेकिन आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने समा के प्रोग्राम में भी इसी तरह की बात कर दी। तो फिर जो JUIF है उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ तो फिर आपको अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप जाएं और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, फिर हम आपके साथ अलायंस में नहीं आएंगे। जिसके बाद फिर इमरान खान ने भी कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए। गो के इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के अकाउंट से भी, और फैसल चौधरी जो है एडवोकेट, उनके भी अकाउंट से ये वजाहत आ चुकी थी कि हमारा किसी से कोई मुज़ाकरात पार्टी बेस पे नहीं हो रहे, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन आज़म सवाती और अली अमीन वगैरह के पैगामात और बयानात के बाद ये इत्तेहाद मेरे ज़राए के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, वो वहाँ पर ख़राब हो गए। तो अब वो मुज़ाकरात जो हैं वो भी कहीं पर किसी से भी नहीं हो रहे। जो मुज़ाकरात की सारी बातें हो रही थी, जो कोशिशें हो रही थी पहले, वो सारी की सारी अब वैसे भी ख़त्म हो चुकी हैं, जो इन दोनों के अलावा चल रही थी। मेन मामला जो है वो उस पर भी बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ सयाह थे, उनका कत्ल हुआ कल, और उसका इल्ज़ाम जो है इंडियन मीडिया ने वो फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। किसी भी सिविलियन की इस तरह से मौत होना, इस तरह से दहशतगर्दी का जो हमला होना, वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन एक चीज़ इंडिया को ये भी समझनी चाहिए कि पाकिस्तान इस दर्द को ज़्यादा महसूस कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर इस मामले को बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा है। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा वो अच्छी तरह से लगा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस तकलीफ़ से बहुत टाइम से गुजर रहा है, और उसके तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो भी इंडिया के ऊपर हैं कि इंडिया बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करवा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर वो जो है वो तमाम तर सहूलतकारी कर रहा है, साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ पर दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। और वहाँ पर भी बलूचिस्तान के अंदर भी पंजाबियों के कार्ड चेक करके, सराइकियों के कार्ड चेक करके, बाकी इलाकों के वालों के कार्ड चेक करके उनको कत्ल कर दिया जाता है, और वो भी इंडिया बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही करती हैं। अब ये जो मामला कश्मीर के अंदर हुआ है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। पहली बात तो यह है कि जान मुसलमान की जाए या हिंदू की जाए, दोनों बराबर हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि इन डायनामिक्स को समझना चाहिए। इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कब्जे की वजह से हो रहा है। वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर चुके थे, इंडिया ने वहाँ पर कब्जा किया था, उन मुसलमानों ने वहाँ पर मौजूद तमाम तर मुजाहिदीन ने रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार किया था, और इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। जबकि इंडियन ऑक्यूपेशन उस वक़्त से लेकर 1947 से लेकर अभी तक कायम है, जो कि ख़त्म होना चाहिए, या कम से कम इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और इसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है, अमन तभी आ सकता है, आप इन इलाकों को अच्छी तरह से डेवलप तभी कर सकते हैं, अमन से तभी रह सकते हैं जब वहाँ पर मौजूद लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक आप आगे चलेंगे। तो ये डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया दोनों का है कश्मीर के इलाके पर। तो कश्मीर का मामला हल करना पाकिस्तान के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और अब इंडिया के लिए भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब तक आप ज़ोर ज़बरदस्ती दबा कर कब्ज़ा माफिया बनकर चलाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है वहाँ के लोग फिर रेजिस्ट करेंगे। और ये जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात हैं। वो किस तरह से कि ये एरिया जो है वो बॉर्डर से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, घने जंगलात हैं, और इतना जो पूरा प्रोग्राम करके ये जो हमला किया गया, ये जो वाक़या पूरा का पूरा हुआ है, ये कोई पाकिस्तान से जाकर इतना आसानी से वहाँ पर नहीं कर सकता। इतने सख्त तरीन सिक्योरिटी जोन के अंदर 6 से 7 लाख वहाँ पर इंडियन आर्मी तैनात है। वहाँ पर कोबरा जो उनके कमांडोज़ हैं, जो सबसे आला तरीन कमांडो कहे जाते हैं कि इंडिया ने अपने बनाए हुए हैं, उनकी मौजूदगी में वहाँ पर इस तरह का वाक़या हो जाए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और एक और चीज़ बड़ी अहम है, आज हम कुछ दोस्त दोपहर में वीडियो वो देख रहे थे जिसके अंदर वो तमाम तर मालूमात
और रो रहे थे जो खवातीन, तो एक खातून ने रोते हुए कहा है इंडियन आर्मी के जवान से, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। इसका मतलब है कि उसको लग रहा था कि ये जो मारने वाले हैं, ये जो मार रहे थे हमारे लोगों को, वो शायद वर्दी के अंदर मौजूद थे। क्योंकि जब उसने वर्दी के अंदर इंडियन आर्मी के बंदे को देखा तो उसने मिन्नत की, उसने समाजत की, उससे माफी मांगी और उसने कहा कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। और उसके बाद वो फौजी कहता है कि जी हम आपके बच्चे को नहीं मारेंगे, हम इंडियन आर्मी से हैं। उसको बताना पड़ा, तब जाके उस खातून को थोड़ा सा हौसला हुआ। अब ये चीज इंडिकेट करती है कि शायद वहां पर हमला करने वाले भी जो है वो यूनिफॉर्म में मौजूद हो, क्योंकि वो खातून जिसने पहले लोगों को मरते हुए देखा, मारने वालों को देखा, वो इंडियन आर्मी के जवानों को देखकर, इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म्ड आर्म्ड फोर्सेस को देखकर कह रही थी कि मेरे बच्चों को मत मारे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, इसको भी हल होने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो लोग मारने वाले थे वो किस हुलिये में थे, किस तरह से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, किस तरह के लोग थे। ये भी एक बड़ी बड़ी अहम तरीन और हल तलब बात है। लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा मामला है जिसको हल होना ज़रूरी है और इसके हल के लिए बाकायदा तौर पर बैठकर सीरियस किस्म की डिस्कशन, डिबेट और इसका कोई अच्छा और बेहतर हल निकालने की कोशिश करनी होगी। ये कोई इल्ज़ाम लगाने से, हमला करने से ख़त्म नहीं होगा मामला, ये और बढ़ेगा। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में भी यही बात जो है वो कही थी कि ये जो जंग शुरू होगी अगर, तो ये शुरू तो आप लोगों की मर्जी से होगी, लेकिन ये ख़त्म कहाँ पर जाके होगी इस पर फिर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और यूनाइटेड नेशन में अपने ख़िताब के अंदर भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम होगा और फिर हम भी उसी तरह से लड़ेंगे। और पहले भी इंडिया खैर इसके ऊपर सब कुछ करके आजमा चुका है और चाय की प्याली जो है वो पी चुका है, बहुत महंगी पड़ी थी उनको। अगर अब भी इस तरह की कोई जो है वो दरअंदाजी की जाती है तो फिर रिटेलिएशन सिर्फ सोची नहीं जाएगी या उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी, रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी। बल्कि अब बाकायदा तौर पर ज़राए के मुताबिक इतलात हैं कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। किसी किस्म का अगर हमला होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जा सके। लेकिन जो इस पर हमारी हुकूमत है, अब देखें ना, वज़रा पाकिस्तान के उनको भी अगर देखें तो उनकी तमाम तर तवज्जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर। वो इमरान खान फोबिया से निकल ही नहीं पा रहे। भाई अब इंडिया को इसके ऊपर बाकायदा एक जवाब देना चाहिए, इस तरह से कि आपने अपनी मीडिया की जंग लड़नी है। अब इंडिया पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये पाकिस्तान ने किया, हालांकि उसके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान का इसके साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया को बता रहा है। ट्विटर के ऊपर पता नहीं कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ कर दिया। कोई भी सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने मुल्क के अंदर जिन लोगों ने आपके बयानिए को जो है वो फौकियत देनी है, आपके बयानिए को सपोर्ट करना है, ट्विटर के ऊपर आपने ट्विटर जो है वो बंद करके रखा हुआ है। पूरी कौम को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय आपकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का बयानिया तोड़ने पर लगी हुई है। आपको सामने आना चाहिए और कौम को एतमाद में लेना चाहिए, पाकिस्तानियों को इस तरह से एतमाद में ले कि कम से कम इस मामले पर वो आपके साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो जाए और अपोजिशन को भी साथ बैठाएं। क्योंकि अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में है, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली कौमी असम्बली के अंदर वो अपोजिशन में है। तो आपको सबको एतमाद में लेना होगा। एतमाद में लेने के बाद आप इस किसी भी फ्रंट पर यह जंग जो है वो जीतने के काबिल होंगे। तो इसलिए यह अहम तरीन मामला है, इसको हमारी हुकूमत भी बराए मेहरबानी बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। एक तो वज़ीर आज़म को इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बयान जारी करना चाहिए कि पाकिस्तान का इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, हम खुद दहशत गर्दी का शिकार है। और इंडिया के अंदर इस तरह का मामला होना पाकिस्तान का कसूर नहीं है, बल्कि इंडिया का उस इलाके के ऊपर कब्जा करना ये मसला है। वहाँ के लोगों के जो मैंडेट है उसके ऊपर कब्जा करना, लोगों को दबा के रखना, लोगों के ऊपर जुल्म जबर करना। आपने जिस तरह से वो तमाम आर्टिकल्स रिवोक कर दिए हैं और ज़बरदस्ती कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना लिया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस मामले को जब तक हल नहीं किया जाएगा आप वहाँ पर अमन से नहीं रह सकते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह करेगा आइंदा अमन रहे और इस मामले का हल भी कोई बेहतर तरीके से निकल सके। दूसरा, इमरान खान के साथ जो बहनों की मुलाकातों के हवाले से दरख्वास्तें थी वो पहले तो लग नहीं रही थी, लेकिन अलीमा खानम वगैरह आज तमाम अदालत में मौजूद थी, वो चैम्बर में भी गई, रिक्वेस्ट की और कल के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए
जो है वो मुकर्रर हो गई हैं जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में, और कल इसके ऊपर समाअत होगी। अब कल कोई बहुत बड़ा फैसला आने को इम्कानात तो नहीं है, क्योंकि फिर से वो पूछेंगी जी क्या हुआ, मुलाकात, ये बताएंगे मुलाकात नहीं करवाने दी गई, किसने मुलाकात नहीं करवाने दी जी, फिर घूम फिर के बात जाएगी अडयाला जेल के ऊपर। और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है ना, मुझे लगता है वो इस बार आके कहेंगे कि जी देखिए जी हलीमा खान साहिबा तो हमारे पास आई नहीं, वो तो अडयाला गेट के ऊपर आती, मिलती, बैठती, नाम बताती तो हम उनकी मुलाकात करा देते, लेकिन वो तो आई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये कोई नहीं बताएगा कि हलीमा खान जब निकलती हैं इस्लामाबाद से या लाहौर से आती हैं तो अडयाला के 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर चौकियां, 6-6, 8-8 चौकियां लगाकर रास्ते में ही तमाम लोगों को रोक लिया जाता है ताकि वो आगे जा ही ना पाए। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पंजाब पुलिस जो पिंडी की है उसको भी बुलाना चाहिए कि भाई आप वो जो नाके लगाते हैं, वो जो चौकियों के ऊपर आप रोक लेते, आगे नहीं जाने देते, वो किस कानून के तहत आगे नहीं जाने देते? ये सवाल किसी ने आज तक उनसे नहीं पूछा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के वकला को ये नुक्ता भी रखना चाहिए कि हम अडयाला गेट तक पहुंचने के लिए जो कोशिश करते हैं ना, वही अगर उनकी सुन ली जाए तो मेरे ख्याल में मामला सारे का सारा सुलझ जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सबसे पहले तो डायरेक्शन ये जारी करनी चाहिए कि अडयाला जेल पहुंचने तक कोई भी पुलिस, चाहे पिंडी या इस्लामाबाद की पुलिस, वो कोई भी नाका ना लगाए, वो रोके नहीं। क्यों रोका जाता है भाई हलीमा खानम को? किस कानून के तहत? क्या जुर्म है उनका? नाका लगाया, रोक दिया, इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे, खुली बदमाशी है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर अडयाला जेल के इंतजामिया भी आकर यही कहेगी कि जी ये तो पहुंचे ही नहीं थे हमारे पास, अगर हमारे पास पहुंच जाते तो हम मुलाकात करा देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद फिर जब अगली मुलाकात होगी वो करवा दी जाएगी, दरख्वास्त फिर ख़त्म हो जाएगी, गैर मौसर हो जाएगी, और उससे अगली मुलाकातें फिर रोक ली जाएंगी। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है तहरीक इंसाफ के साथ जो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान का नाम टीवी से चलाने से लेकर अब फैमिली की मुलाकातें तक रुक गई हैं, अंदाज़ा करें। और कोई तहरीक इंसाफ का बंदा इसके ऊपर कोई वाज़े हिकमत अमली लेकर सामने नहीं आया। बहरहाल हिकमत अमली सामने लेकर आए भी तो दूसरी तरफ से जिस तरह की फसाइयत है, जिस तरह का जबर है, जिस तरह का जुल्म है, उसके आगे क्या ही किया जा सकता है। अदालतें खुद जो है बेबस हुई बैठी हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, इस पर जो मज़ीद डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।